प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर चैनल आपका इकोनॉमिक्स प्लस है तो इकोनॉमिक्स के बारे में आप बताइए सर। 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, बहुत हार्ड लग रहा है सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। आप केवल दूसरा सब्जेक्ट का बता रहे हैं, तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा बच्चा लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमको, उसी तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने जब इकोनॉमिक्स का बनाने बोला तो इकोनॉमिक्स चैनल का नाम ही इकोनॉमिक्स प्लस है, तो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा नोट्स मैंने डाल रखा है, समझाया है उसको। आप प्ले लिस्ट में जाके सारा को देख सकते, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, मॉडल सेट कराया हुआ है। फिर भी मैं फिर से आप लोग को 18 तारीख के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ ही इस वीडियो को इकोनॉमिक्स के बच्चों तक जरूर पहुंचाए ताकि वो भी अच्छा करे और अच्छे अंकों से पास करे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। परीक्षा उपयोगी, ये शर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। शर्मा गेस्ट पेपर का मॉडल सेट आपको सारा करने के बाद ये सब क्वेश्चन को देख लेना है। इसमें मॉडल सेट भी है, मॉडल सेट भी लास्ट में आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ आर्थिक क्रियाओं के हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश और उपरोक्त सभी। तो यहाँ देख रहे हैं उपरोक्त सभी है। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत परिवार, जहाँ व्यक्तिगत होगा मतलब एक व्यक्ति एक परिवार, वहाँ जान जाइएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सब में व्यक्तिगत लगा हुआ है। तीसरा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता मतलब एक उपभोक्ता, तो ये हम जान रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलेंगे। तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि मतलब व्यापक अध्ययन, तो उसमें राष्ट्रीय आय भी आएगा, कुल रोजगार भी आएगा, कुल उत्पादन भी आएगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका ग्रीक भाषा का है, माइक्रो और माइक्रोज दोनों। अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो एडम स्मिथ, हम लोग जानते हैं अच्छा से। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये भी जानते हैं कि एडम स्मिथ ने ही कहा था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आपका है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो मानव कल्याण का विज्ञान मार्शल के अनुसार है। तो मार्शल को हम लोग जान रहे हैं, भौतिक कल्याण का शास्त्र दिए थे और इनके किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो ये रॉबिन्स ने कहा था। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मार्शल के अनुसार भौतिक कल्याण का विज्ञान है या मानव कल्याण का, और अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है रॉबिन्स के अनुसार। फिर है अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है। किसने कहा था। तो ये रॉबिन्स ने ही कहा था, काहे कि उसको तर्क करना पड़ता है कि कौन सामान हम खरीदें, किसकी पूजा हम करें। तो इस तरह ये रॉबिन्स का ही है। कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो आर्थिक क्रियाएं मतलब असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये दोनों आपका सम्मिलित किया जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थ साधनों के बंटवारे की समस्या है, साधनों की कुशलतम उपयोग कैसे हो और आर्थिक विकास कैसे हो। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या कि सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। फिर आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है। तो आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। तो यहाँ चुनाव की। अगला है निम्न में से किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो असीमित आवश्यकता और सीमित साधन, ये रॉबिन्स का ही मानना था। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो आर्थिक समस्याओं को दर्शाने वाले वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगला है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। तो कहाँ से गिरती है। तो बाएं से दाएं। देखिए उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है, जो बाएं से दाएं गिरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत को हम लोग कह सकते हैं हस्तांतरण लागत भी, चौथा ऑप्शन सही है। फिर है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो इसका नाम है आर्थिक लागत। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। लेकिन मॉडल सेट करने के बाद ही, जो JCRT द्वारा मॉडल सेट निकाला गया था उसको अच्छा से करने के बाद ये सब क्वेश्चन भी कर लीजिएगा।
अगला है आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप हैं। तो ये कौन से रूप है आर्थिक प्रणालियों, तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो आर्थिक प्रणाली किस में होता है, तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का नियंत्रण होगा, मतलब इसमें सभी के कल्याण पर काम होगा, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है। तो अभी हम बता रहे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों साथ साथ काम करते हैं, जो भारत में है। तो तीसरा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल होता है। किस तरह की समस्याओं का हल, तो मूल तंत्र द्वारा और आर्थिक नियोजन द्वारा। तो चूंकि मूल तंत्र है पूंजीवादी का और आर्थिक नियोजन होता है समाजवादी का, चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है इसलिए दोनों होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ खाली स्थान भरने वाला है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, कोई ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको याद रखना है खाली स्थान वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश आदि प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। माइक्रो जिसका अर्थ छोटा है, किससे है, तो ग्रीक भाषा से उद्धृत हुआ है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म, जहाँ व्यक्तिगत हो वहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कौन लिखे थे, तो एडम स्मिथ लिखे थे 1498 ईस्वी में। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। फिर है आपका मार्शल की परिभाषा का केंद्र बिंदु क्या है, तो भौतिक कल्याण। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी थी, मार्शल ने लिखी थी। फिर है आपका रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र दुर्लभता एवं चयन का विज्ञान और तर्कशास्त्र है। ये सब शर्मा गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित होती है, आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि इच्छाएं साधनों से अधिक होती है, मतलब आपका इच्छा ज़्यादा है और साधन मतलब पैसा कम है आपके पास। अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की अवस्था में चयन करने से है, मतलब साधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है, तुमको चुनाव करना पड़ता है क्या हम ले। फिर है सीमितता और चुनाव समान रूप से चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, तो चयन की समस्या है या दुर्लभता भी बोल सकते हैं। फिर है आर्थिक समस्या संसाधनों की दुर्लभता तथा उसके चुनाव के कारण उत्पन्न होती है। फिर है सीमित साधनों का आवंटन, अंतिम वस्तुओं का वितरण तथा सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। उत्पादन के वस्तु की चयन की समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादन के तकनीकों के चयन की समस्या क्या है, तो कैसे उत्पादन किया जाए। और उत्पादन के वितरण की समस्या कौन होगा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो क्या, कैसे, किसके लिए हो जाएगा। उपलब्ध साधनों के उपयोग से दो भिन्न वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। देखिए बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं जानना है कि ये खाली स्थान में भरने के लिए आएगा। खाली स्थान में आपका 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन इससे भी आपका आएगा। अगर आप इसको एक लाइनर को भी बढ़िया से याद कर जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका छूटेगा नहीं। फिर है उपलब्ध विकल्पों में से दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। अब है आपका यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था ऐसी दो वस्तुओं संयोग को उत्पादित नहीं करती जो कि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित हो। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक समस्या का हल कीमत तंत्र द्वारा होता है। भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
अब अगला क्वेश्चन है, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, एक नज़र इसको भी देख लेना है। एक नज़र नहीं देखना है, इसको बढ़िया से देखना है। दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दे देख रहे हैं। वस्तु x का उत्पादन संभावना 0 1 2 3 4 5 जा रहा है और वस्तु y का है 10 8 6। इसका बढ़ रहा है तो इसका घट रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो यहाँ पर एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? किसके लिए उत्पादन हो। फिर है, अर्थव्यवस्था में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ये रैगनर फ्रिश। ये आपका साइंस कॉमर्स का जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें आया था, तो रैगनर फ्रिश। फिर है आपका, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? तो ये मेल खाएगा कैसे उत्पादन करें, मतलब कौन तकनीक से हम उत्पादन करें, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा उपयोगिता को हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं। फिर है, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट तथा 8 यूनिट उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त हो जाएगा 45। मतलब 4 गोलगप्पे खाता तो 15, 12, 10 और 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर मेरा 45 यूनिट आ जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया। इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर तथा पी जी है, बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो बजट रेखा की ढाल आपका हो जाएगा पी आर बट्टा पी जी। ये जो है ये आपका बजट रेखा है, इसका ढाल हो जाएगा पी आर बट्टा पी जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो ये है साधनों की कीमतें। अगला है, यदि वस्तु x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा प्रतियोगी वस्तु। प्रतियोगी वस्तु में क्या होता है, अगर एक अपना दाम को कम कर रहा है तो आदमी उसका खरीदने लगेगा, तो उसका मांग क्या होगा? कम हो जाएगा, प्रतियोगी वस्तु। 10वां है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा कितना, इसको इससे भागा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.6। मतलब इसका हो जाएगा मात्रा में 8/5 भागा लगाइएगा तो 1.6 आ जाएगा। फिर है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो ये होगी रेफ्रिजरेटर की। लोचदार बोरा, ये जीवन रक्षा दवाएं, नमक, माचिस, ये सब क्या है? बेलोचदार वस्तु, ये आपका लोचदार हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। फिर है, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो यहाँ पर हमको बस ये कॉन्सेप्ट को रखना है कि ये मांग का रेखा है, मान लीजिए यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। हम लोग जैसे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मान क्या होगा? नीचे आने से मान घटता है, इसलिए मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस अक्ष पर मांग की लोच क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाएगी और यहाँ पर मांग की लोच अनंत हो जाएगी अक्ष पर। तो हम लोग देखेंगे ये जी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक है, तो यही ऑप्शन मेरा सही है, 1 से अधिक। 13 है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? तो हो जाएगा विलासिता वस्तु। फिर है, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो वो हो जाएगी सापेक्षिक लोचदार। फिर है, औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है, तो ये होता है आपका आयताकार परवलय वक्र, मतलब इस तरह, इसको आयताकार परिवलय वक्र बोलते हैं, इस तरह। अगला है, परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है? तो 0 होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इस तरह ग्राफ बनेगा, ये है आपका कुल उत्पादन, ये ऐसे से जाएगा, यहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पर ये कुल उत्पादन अधिकतम होगा और सीमांत उत्पादन क्या होगा? अक्ष को काट रहा है यहाँ पर 0 हो जाएगा। 17 का पहला।
फिर है यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो टीपी बट्टा क्यू हो जाएगा पहला। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो सीमांत मतलब होता है परिवर्तन की दर, तो इसमें बस डेल्टा लगा देना है। जैसे ऊपर में था ना टीपी बट्टा क्यू, तो यहाँ पर डेल्टा लगा देना, डेल्टा टीपी बट्टा डेल्टा क्यू हो जाएगा। अगला है जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती तब औसत लागत क्या होगी, बढ़ती है। फिर है परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करता है। देखिए इस तरह रहता है परिवर्तनशील अनुपात का, यहाँ से यहाँ पहला स्टेज, फिर ये दूसरा स्टेज और ये लास्ट वाला तीसरा स्टेज। फिर है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो अल्पकालीन लागत वक्र इस तरह होता है यू आकार का, तो यू आकार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है, तो स्थिर लागत का उदाहरण कौन है, अस्थायी कर्मचारी का वेतन। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होती है, तो न्यूनतम होती है। मतलब ये है आपका औसत लागत और ये आपका सीमांत लागत, तो जहाँ पर ये औसत लागत न्यूनतम हो रहा है वहाँ सीमांत लागत इसके बराबर होता है, मतलब इसको काटते हुए इससे अधिक होने लगता है। तो 24 का हो जाएगा चौथा। फिर किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है, तो वो औसत आगम कहलाती है। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होगी, तो वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग 4, मतलब मांग यहाँ डी हो जाएगा डी तथा पूर्ति एस है तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी, तो डी बराबर एस। यहाँ जो 4 लिखा हुआ यहाँ पर डी लिखाएगा, तो संतुलन का यहाँ पर डी लिखा जाएगा। तो इसका संतुलन का फॉर्मूला होता है एस बराबर डी बोलिए या डी बराबर एस बोलिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने वाला है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती वहीं संतुलन होता है और वहीं पर मूल्य निर्धारण भी होता है। फिर है किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है, तो अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है, तो एस बराबर फंक्शन ऑफ पी, मतलब पूर्ति मूल्य पर निर्भर करती है, पहला ऑप्शन सही है। फिर है मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत क्या होती है, तो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। फिर 32 है एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ अधिकतम करना होता है। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या हो, तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है, तो वस्तु की मांग बेरोजगार वाला। कहे कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो वक्र होता है वो इस तरह होता है और बेरोजगार का किस तरह होता है, तो इस तरह होता है बेरोजगार वस्तु का। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता नहीं है, तो इसलिए यह चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है बेरोजगार वाला। फिर है किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो वो होता है एकाधिकार में। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार से स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है, तो वो करता है एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। फिर है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है पी ग्रेटर देन एमसी होता है, दूसरा वाला सही है। फिर आपका निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता में। फिर है एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगा, तो 5 को 60 से गुना कर दीजिए, कहे कि कुल आगम का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा, तो मूल्य है आपका ये और मात्रा है ये, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 300, 6 पचे 30 मतलब 300, तीसरा आंसर सही है। उसके बाद उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी, तो में कमी हो जाएगी। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं फिर और भी बताऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपका 19 तारीख आने में लेट है, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया नंबर से पास कीजिए और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो मैं उस पर सिंगल वीडियो फिर से बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।